गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोर्स का जो था हम लोग देख रहे थे चैप्टर प्रोजेक्ट अप्रेजल ऑब्लिक टर्म लोन एनालिसिस। ठीक है, ये पार्ट बी है उस कोर्स का। आइए देखते हैं। हम लोगों ने लास्ट जो देखा था लाइसेंस एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट तक देखा था। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कमर्शियल और मार्केट अप्रेजल कैसे करते हैं। ठीक है, ये भी टोटली थियोरेटिकल है फ्रेंड्स, इसमें कोई टेक्निकल और न्यूमेरिकल नहीं है। न्यूमेरिकल जैसे मैं आऊँगा तो फिर मैं उसके हिसाब से आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा। तो कमर्शियल अप्रेजल क्या होता है? कमर्शियल अप्रेजल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट। कमर्शियल अप्रेजल जो है वो क्या है? एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक proper appraisal of the demand forecast made by the unit, information on demand, supply, distribution, price and market should be collected. इतना हम लोग कलेक्ट करते हैं। इफ द कंपनी हैड कमीशन अ मार्केट सर्वेट द रिपोर्ट में भी कॉल्ड। मान लीजिए कोई कंपनी पहले से काम कर रही है तो वो आई है हमारे पास जो है लोन लेने के लिए, तो फिर हम उसका कमर्शियल अप्रेजल या मार्केट ड्यू डिलिजेंस या मार्केट अप्रेजल करते हैं। ठीक है, तीन चीज़ें होती हैं, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सबसे पहला चीज़ डिमांड। कोई भी व्यक्ति आता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना है, ठीक है, उस एरिया में या नियर बाई एरिया में क्या डिमांड है, सबसे पहले हम लोग उसको असेस करते हैं कौन सा प्रोडक्ट का ज़्यादा डिमांड है। जैसे मान लीजिए अगर कोई एचयूएल अगर कोई कंपनी लगाती है, अगर इन केस बिहार के एरिया में लगाती है, यूपी के कुछ सर्टेन एरिया में लगाती है, तो एचयूएल का ऐसा प्रोडक्ट है, उसके सारे प्रोडक्ट जो भी हम लोग डे टू डे यूज़ करते हैं, ठीक है, वो सारे क्या हैं? डिमांड वाले हैं। ठीक, तो वो कहीं भी लगाएगी तो उसकी सप्लाई हमेशा हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो वही कहता है प्रोडक्ट उसका क्या यूज है, कंज्यूमर कैसे हैं, एक्चुअल कंप्लीशन लाइकली कंजम्पशन क्या है, एक्चुअल कंजम्पशन क्या है और लाइकली क्या है। ठीक है, पहले अगर मान लीजिए 2 लीटर किसी चीज़ का कंजम्पशन होता था तो क्या ये बढ़ के 4 लीटर हो सकता है या कुछ और फ्यूचर एस्पेक्ट है कि नहीं, इन फ्यूचर एंड एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट। ठीक है, सप्लाई प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है उतनी वो देखेंगे, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना करता है, मान लीजिए उसने 8 टन 8 टन पर आवर का लिया है, 8 टन पर आवर। ठीक है, अगर वो मान लीजिए इसको यूटिलाइज कर रहा है सिर्फ 2 टन पर आवर, मंथ इसका 6 टन पर आवर जो है अनयूटिलाइज पोर्शन है, तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितना कर रहा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या थी उसके बदले कितना कैपेसिटी है यूज कर रहा है, कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कितना कर रहा है, 2 टन पर आवर। ठीक है, इम्पोर्ट एंड लाइकली फ्यूचर कैपेसिटी, इसमें और कितना इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट तो बन गया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो चैनल उसके लिए बनाना पड़ेगा, सीधा तो मार्केट में नहीं बेच सकता, बीच में उसमें आड़ती रखना पड़ेगा। ठीक है, बीच का मीडिएटर रखना पड़ेगा या होलसेलर रखना पड़ेगा या सीएनएफ रखना पड़ेगा, ऐसा तो रखना पड़ेगा ना, तभी तो उसके नीचे फिर बटेगा। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, प्राइसिंग, फिर प्राइसिंग तय करना है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्राइसिंग ट्रेंड। डोमेस्टिक में आपको जो प्रोडक्ट आपने एफजी निकाला, ठीक है, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होके, ठीक है, एफजी निकाला प्लस आप इस पर अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे। ठीक है, प्लस अपनी जो है मार्केट, ये हो गया आपका प्राइसिंग। ठीक है, फिर उसके बाद अब इसके बाद ये चला जाएगा आपके पास होलसेलर के पास, होलसेलर के पास। ठीक है, होलसेलर क्या करेगा, होलसेलर के पास जाएगा तो ऐसे तो नहीं जाएगा, ट्रांसपोर्ट से जाएगा, फिर इसके पास ट्रांसपोर्ट के खर्चे लगेंगे, प्लस इसमें अगर कस्टम होगा तो कस्टम लगेगा, प्लस अन्य टैक्सेस लगेंगे, टैक्सेस लगने के बाद फिर होलसेलर का कॉस्ट निकलेगा, फिर वो अपना प्रॉफिट डाल के आगे करेगा। इंटरनेशनल होगा तो इंटरनेशनल के लिए फिर यहाँ पे अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, फिर वो जो है बाई शिप या बाई एयर जाएगा, दोनों का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या लगेगा, कस्टम्स क्या लगेगा, इंश्योरेंस क्या लगेगा, फ्रेट एंड अदर चार्जेस क्या लगेंगे, ये सब उसमें ऐड होगा, तो अगला बेचेगा फिर। ठीक है, प्राइस ट्रेंड क्या है, कंट्रोल ऑन प्राइसेस, ड्यूटी एंड टैक्सेस क्या लगेंगे, तो उसके बाद ये प्राइसिंग होगी सारी जोड़ के। ठीक है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल क्या फैक्टर हो सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण आपका जो है वहाँ का प्रोडक्शन, वहाँ का एरिया, वहाँ का सब कुछ प्रभावित होता है। रिगार्डिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट फॉरेन कोलैबोरेशन, प्लान आउटले etc। ठीक है, तो ये
5 चीजें जो है हमारी कमर्शियल या मार्केट अप्रेजल का टर्म होता है। सम ऑफ द टेक्निक्स विच आर नॉर्मली यूज फॉर फोरकास्टिंग एग्रीगेट डिमांड आर एडेंट। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो एग्रीगेट डिमांड हम उसके बेसिस पर निकालते हैं, जैसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, पास्ट ट्रेंड क्या है, इंड यूज मेथड, कोरिलेशन रिग्रेशन, एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मार्केट। ठीक है, उस वस्तु का मार्केट एक्सपोर्ट में क्या उसका डिमांड है, एक्सपोर्ट मार्केट है या नहीं। ठीक है, अब ये हो गया आपका मार्केट अप्रेजल। ठीक है, इतने जो थे ये सब मार्केट अप्रेजल थे। इसके नीचे कमर्शियल अप्रेजल, कमर्शियल अप्रेजल देखें। कमर्शियल अप्रेजल में क्या क्या हो सकता है, तो कहता है कंसिस्ट जनरल मार्केट प्रोस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का जनरल मार्केट प्रोस्पेक्ट क्या है। ठीक है, पोजीशन ऑफ प्रोडक्ट विज़ ऑफ द कंपटीटर, इसका जो प्रोडक्ट है वो अब दूसरे प्रोडक्ट के तुलना में कितना खड़ा है। मैं एक ऑफलाइन आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको बिस्लेरी होता है, बिस्लेरी है ना वाटर। ठीक है, अभी आप आएंगे इधर बिहार साइड, जब आप नॉर्थ बिहार में आएंगे, नॉर्थ बिहार में ही ज़्यादा देखा मैंने, तो ये बिस्लेरी का जो है मतलब डिफरेंट डिफरेंट नाम से कम 2 3 4 5 तरह के नाम, सब बिस्लेरी। अब कहीं पर लिखा है बिस्लारी, ठीक है, बिकता है बिलेसरी। ठीक है, श्री राम बिलेसरी, बिलसारी, ऐसे करके कई सारे इन्होंने डी निकाल रखे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ठीक है ये नाम न बदलता, बिस्लेरी इसको रहने देता है। इसके कंपटीशन में बिस्लेरी का दाम अगर 20 रुपये पर बॉटल है, तो क्या वो जो प्रोडक्शन जैसे 20 रुपया है, ठीक है, इसके बदले में एक नया आपने देखा होगा बहुत बढ़िया एक पानी का वाटर का ये आता है क्लियर, क्लियर का दाम 20 रुपया, वो भी मार्केट पकड़ लिया है। तो कंपटीटर कैसा है, मार्केट में प्रोस्पेक्ट क्या है, और पोजीशन और कंपटीशन क्या है, ये सब देखना पड़ेगा। ये कमर्शियल अप्रेजल होगा। साइज ऑफ मार्केट क्या है, शेयर ऑफ प्रोपोर्शन। अब साइज ऑफ मार्केट क्या है, पानी तो आप कंज्यूम करेंगे, कंज्यूम करने के बाद फिर आपको नया चाहिए, तो कंजम्पशन इसका हाई डिमांड है। ठीक है, प्राइसिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, मार्केट स्ट्रेटजी क्या होगी, ये होगा आपका कमर्शियल अप्रेजल। हमारे लिए इफ कहता है इफ प्रोड्यूस्ड गुड कैन नॉट बी सोल्ड देयर वुड नो बी पॉइंट इन प्रोड्यूसिंग देम। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ कहता है कि अगर कोई गुड प्रोड्यूस्ड कैन नॉट बी सोल्ड, तो आपको फिर कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं बनता है कि दोबारा आप उसको बनाएं। यही तो बात है, अगर बिकेगा नहीं तो दोबारा बनाने का कोई मतलब तो बनता नहीं है ना, माल बने और बिके, यही तो जरूरी है। तो कहता है इफ गुड्स प्रोड्यूस कैन नॉट बी सोल्ड देयर would no point in producing them. Existence of market for the product provides the rationale for its production. If the product sought to be manufactured is only one of its kind for which there are no substitute. The marketing of the same may not be problem except when it can freely imported and at to a loser lesser cost. क्या कहने का मतलब है इसका, एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट फॉर द प्रोडक्ट प्रोवाइड द रेशनाले फॉर द प्रोडक्शन, आपको प्रोडक्शन करने के लिए एक ऑप्शन देता है। इफ द प्रोडक्ट आउट टू बी मैन्युफैक्चर्ड इज द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, मान लिया अपने आप में ही एक है, अकेला है, फॉर विच देयर इज नो सब्स्टिट्यूट, द मार्केटिंग ऑफ द सेम मे नॉट बी अ प्रॉब्लम, तो मार्केटिंग का प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको मार्केटिंग करना नहीं है। लेकिन अगर वही मान लीजिए आपके पास जो है उसी टाइप का प्रोडक्ट जो है कितने सारे हैं, तब तो वहाँ मार्केटिंग भी आपको करना पड़ेगा। However, if there are many competitors, the entrepreneur may be find द गोइंग टफ। अब मान लीजिए ज़्यादा है, जैसे मैंने आपको बिस्लेरी का उदाहरण दिया, अब जितने भी इन्होंने सब क्या है ब्लैक में डी बेचते हैं, बिलसारी बिस्लेरी सब, तो टफ हो जाएगा, कंपटीशन आ गया। ए कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर्स लाइक मैन बिहाइंड द शो, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, द स्ट्रेटजी फॉर इट्स सेल विल रिजल्ट इन इट्स सक्सेसफुल मार्केटिंग। ठीक है, तो इस पर सारा चीज डिपेंड करेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर्स लाइक मैन कौन सा है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कैसा बनता है, एंड स्ट्रेटजी ऑफ इट्स सेल, तो ये इससे आपका सक्सेसफुल मार्केटिंग हो सकता है। ठीक है, तो ये कमर्शियल अप्रेजल का पार्ट हो गया। इसके ऊपर
रिफंड्स। इसके बाद हम लोग मैनेजरियल अप्रेजल करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट अप्रेजल इज नथिंग बट अप्रेजिंग द पर्सन या मैन बिहाइंड द प्रोजेक्ट, मैन बिहाइंड द प्रोजेक्ट, हम लोग उसके बारे में पता करते हैं। ठीक है, मैन बिहाइंड द प्रोजेक्ट, इट इज मोस्ट वाइटल इनपुट फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज। ठीक है, एवरी क्रेडिट प्रपोजल स्मॉल और बिग इज स्पॉन्सर्ड बाय एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, कोई ना कोई इंडिविजुअल होता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है, या आपका ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है बाई इंडिविजुअल। ठीक है, कहता है प्रोजेक्ट विच में बी कंसिडर टेक्निकली फिजिबल, इकोनॉमिकली वाइबल एंड financially sound may run into difficulty if it is not backed by the competent person who will manning the enterprises। ठीक है, तो इसमें ये कहता है कि अगर बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट आपने लगा दिया, बस उसके पीछे आदमी आपने बढ़िया नहीं लगाया या चलाने वाला जो है वो बढ़िया नहीं मिला, तो वो प्रोजेक्ट का फेल होना लगभग तय माना जाता है। Thus the man behind the project is the very important, मैंने पहले ही कहा मैन बिहाइंड द प्रोजेक्ट कौन सा है, वो important। Confidence is the basis of all the credit transactions. The basis of the confidence is generally derived from 5 C's of the borrower, that is 5 चीज से डिराइव होता है। सबसे बड़ा चीज 5 C याद रखिएगा। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कैरेक्टर से, कैपेसिटी क्या है उसकी, कैपिटल कितना लगाया, कोलेट्रल कितना है उसके पास, और कंडीशंस क्या है। ये 5 चीज है, कैपिटल, कैरेक्टर, कैपेसिटी, कोलेट्रल एंड कंडीशन, दीज आर द 5 C's। ठीक है, जिसके बदौलत जो है आप कॉन्फिडेंस डिराइव करते हैं। इन एडिशन टू द 5 C, मानिए ये तो 5 C's हो गए इंपॉर्टेंट, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसोर्सेज आर लुक टू इनटू द फॉर द गेनिंग ऑफ कॉन्फिडेंस। अब क्या है, ये सब तो हो गया आपको, कैरेक्टर हो गए, कैरेक्टर, कैपेसिटी, ठीक है, कैपिटल, कोलैटरल एंड कंडीशंस। ठीक है, तो ये होगा। इसके अलावा अगर आप में रिलायबिलिटी आपने ऐड कर ली उसमें, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिसोर्सेज, तो आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट अप हो जाए। तो मैनेजमेंट अप्रेजल इन्वॉल्व्स असेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग। मैनेजमेंट अप्रेजल में क्या क्या हम लोग असेसमेंट करते हैं? तो एंटरप्रेन्योर कैसा है, एंटरप्रेन्योर कैसा है, एंटरप्रेन्योर, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिपार्टमेंटल हेड्स। ठीक है, देयर आर सर्टेन की एरियाज टू बी एग्जामिन्ड व्हाइल कैरिंग आउट द मैनेजमेंट अप्रेजल। ठीक है, अगर आप मैनेजमेंट अप्रेजल करते हैं तो आपको कुछ सर्टेन एरियाज में क्या एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। दे आर इंटीग्रिटी, सबसे पहले क्या, इंटीग्रिटी, एक्सपीरियंस, मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, विजन एंड एथिक्स एंड वैल्यूज। ठीक है, दे आर कौन कौन सा है, इंटीग्रिटी, एक्सपीरियंस, मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, विजन्स एंड एथिक्स। ठीक है, मैनेजमेंट अप्रेजल कवर्स द एस्पेक्ट ऑफ द प्रोफेशनल, मैनेजमेंट अप्रेजल कवर्स एस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट कैसा है, क्वालिफाइड टॉप लेवल फंक्शनरीज, एक्सपीरियंस फंक्शनरी ईटीसी। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट अप्रेजल में क्या क्या आता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट क्या कैसा है, क्वालिफाइड टॉप लेवल फंक्शनरीज हैं या नहीं है, एक्सपीरियंस फंक्शनरी है या नहीं। कोई भी आदमी नया अगर आ गया तो फिर शायद उसमें उस फील्ड में उसका अगर स्कोप नहीं है तो फिर वो नहीं चल पाएगा। ए केयरफुल अप्रेजल ऑफ द की ऑफ द इंडिविजुअल हु रन द शो इज नेसेसरी। ठीक है, अंडरटेकिंग द मैनेजमेंट इज एन आर्ट, अंडरस्टैंडिंग द मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड नो टेक्निक or well recognized steps can exist for solution. So a method for going about the task is to see if there is a competent person to do each job. हमें मेन क्या है, देखना है कि competent person है या नहीं है जॉब को चलाने। If the promoter themselves are not technically qualified, it should be ensured that they employ adequately qualified technical people. If they do not understand finance, they should appoint a qualified accountant. उनको qualified accountant अपना appointment करना पड़ेगा। Sometimes the promoters retain the project consultant in the preparatory stage. If necessary, the bank should insist that the consultant
स्टे टिल कमर्शियल प्रोडक्शन बिगिंस द कंपनी इंजीनियर कैन टुक ओवर द जॉब। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, प्रोमोटर्स रिटेन ए प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एक रख लेता है, कब तक, जब तक कि आपका फाइनल स्टार्ट नहीं हो जाता है। ठीक है, कमर्शियल प्रोडक्शन। फाइनेंशियल अप्रेजल। अब हम लोग आते हैं फाइनेंशियल अप्रेजल कैसे करेंगे। द फाइनेंशियल अप्रेजल ऑफ ए प्रोजेक्ट, टोटल फाइनेंस जो फाइनेंस से रिलेटेड है, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल अप्रेजल। ठीक है, बैलेंस शीट क्या है, पीएल क्या है, रेशियोज क्या है, ये सब जो है तो उसको देखना होता है। फाइनेंशियल वैलिडिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड एस्टिमेटेड टाइम फॉर एक्सक्यूशन आर टू वाइटल इश्यूज। देखिए प्रोजेक्ट का कॉस्ट क्या है और एस्टिमेटेड टाइम क्या लगेगा एक्सक्यूशन में, ये तो दोनों मेन होते हैं, क्योंकि कोई भी डिले अगर होगा तो इनवेरिएबली लीड्स टू रन्स अप्स इन द कॉस्ट एंड एड्स टू द फर्दर डिले। फाइनेंस शुड बी अवेलेबल एट द राइट टाइम in the right amount for the project to move forward according to the plan। ठीक है, लेट अगर हुआ, जैसे आप देखिए गंगा में एक पुल बन रहा है आपको, कच्ची दरगाह विद्युपुर, कच्ची दरगाह विद्युपुर पुल बन रहा है बिहार में, दरगाह विद्युपुर, वो हर बार गिर ही जाता है। और इसको कब का कंप्लीट होना था, जब भी होता है वो क्या होता है, हर बार जब भी वो बाढ़ का मौसम आता है, बारिश का, वो उसका सुपर स्ट्रक्चर गिर जाता है हमेशा। आज वो 2000 करोड़ का कभी फाइनल हुआ था, आज उसका कॉस्ट बढ़ते बढ़ते 5000 करोड़ हो गया, अभी भी वो नहीं पड़ा फाइनल हुआ। तो ये क्या है, टाइमलाइन क्या होता है मेन, उसका पहले हमने डिसाइड किया और टाइमलाइन में पूरा होता है कि नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। डिपेंडेंस अपॉन द सोर्स ऑफ फिनांस लाइक इन्वेस्टमेंट, सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट ईटीसी शुड बी अवॉइडेड और अल्टरनेट अरेंजमेंट शुड बी इंश्योर्ड। ठीक है, अब गवर्नमेंट की सब्सिडी ये सब सोच के आप नहीं चल सकते कि वो आएगा हम लगाएंगे, नहीं, आप पहले अरेंजमेंट कर लीजिए, फिर उसके बाद आप उसमें ये बाद में आते रहेगा, उसके साथ लिंक करिए। पॉसिबल कॉस्ट एक्सलेशन हैज टू बी असेस्ड। मान लीजिए कि ठीक है किसी कारणवश आपका जो है 1 मंथ डिले होगा, तो 1 मंथ में जो है ना प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना कॉस्ट जो है कितना एक्सक्लेट कर गया, इसको ध्यान में रखना है। द एस्टिमेट ऑफ द अर्निंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट शैल बी रियलिस्टिक। द प्रॉफिटेबिलिटी एस्टिमेट, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड डेट सर्विस कवरेज रेशियो आर इंपॉर्टेंट टूल टू टर्म क्रेडिट एनालिसिस। ठीक है, तो ये हमारा फाइनेंशियल अप्रेजल का पार्ट हो गया, हमें देखना है। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के लिए आप सारे क्लियरेंस ले लीजिए, पोल्यूशन क्लियरेंस, ये क्लियरेंस, वो क्लियरेंस, जो लेना है आपको एज पर लोकल या स्टेट अथॉरिटी, स्टेट की क्या गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आप फॉलो करेंगे। ठीक है, environment appraisal concern the impact of environment on the project and vice versa. The factor which may be affect a project include the water, air, land, sound, conservation policies and geographical locations etc. Borrower should obtain all necessary clearance from the pollution control board of the state permission and license। ठीक है, टर्म लोन अप्रेजल कैसे करते हैं। ठीक है, तो टर्म लोन अप्रेजल, देखिए टर्म लोन इज ग्रांटेड फॉर द पर्पज ऑफ एक्विजिशन, फॉर द पर्पज ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स सच एज लैंड। हम लोग टर्म लोन किसके लिए देते हैं, लैंड खरीदने के लिए भी देते हैं, बिल्डिंग के लिए देते हैं, प्लांट एंड मशीनरी के लिए देते हैं, मॉडर्नाइजेशन के लिए देते हैं, रिनोवेशन और रेशनलाइजेशन ऑफ प्लांट के लिए देते हैं। ठीक है, इतने चीज़ों के लिए हम लोग टर्म लोन देते हैं। नॉर्मली दिस काइंड ऑफ लोन आर रिपेबल इन इंस्टॉलमेंट वेरिंग फ्रॉम 3 ईयर टू 10 ईयर, 3 साल से लेकर 10 साल तक हम लोग देते हैं। ठीक है, प्राइवेट के केस में प्राइवेट जितने भी एनबीएफसी वो 36 महीने में सारी लोन जो है आपको टर्म लोन के रूप में चुका लेती है। हम लोग 120 महीने तक देते हैं, किसी किसी जगह पे 180 महीने या 15 ईयर्स अभी हो गया। ठीक है, इन द केस ऑफ ए सेमी यूनिट, रिपेमेंट ऑफ द लोन कम्स फ्रॉम द फ्यूचर अर्निंग ऑफ द यूनिट। रिपेमेंट जो है लोन का वो कहाँ से आएगा, यूनिट जो है फ्यूचर में क्या अर्न करेगी उससे आएगा। ठीक है, उसके प्रॉफिट से आएगा।
द रिस्क देयरफॉर इज ग्रेटर इन केस ऑफ द टर्म लोन वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। ठीक, तो कहता है, तो इसका क्या है, द रिस्क देयरफॉर इज ग्रेटर इन केस ऑफ टर्म लोन देन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल से ज्यादा रिस्क है इसमें। दिस इज द रीजन वाई अप्रेजल ऑफ ए टर्म लोन इन्वॉल्व्स feasibility study of a financial, economic, technical aspect of the project, future trend, estimate of the cost return, flow of funds, profits rather than the immediate prospect of sale and product manufactured. अब एनालिसिस हम लोग करते हैं पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड का, पास्ट रिजल्ट्स का, इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म। न्यू है तो टोटली आप क्या, ईच एंड एवरीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शंस। ठीक है, लेकिन अगर एग्जिस्टिंग कंसर्न है तो क्या उसका हम लोग पास्ट वर्किंग रिजल्ट एनालिसिस करते हैं। आफ्टर द इवोल्यूशन ऑफ द टेक्निकल, मैनेजरियल, कमर्शियल, financial position of the project, if the company is already functioning, then other aspect to be looked into the while undertaking term loan appraisal are as under। ठीक है, देखिए इन केस ऑफ गोइंग कंसर्न, अगर गोइंग कंसर्न है, इट इज एबल टू मेक असेसमेंट ऑफ इट्स लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन बाय कॉलिंग इट्स रजिस्टर बैलेंस शीट लास्ट 3 इयर्स का हम लोग मानते हैं। अगर कोई बिजनेस चल रहा है तो उसका लास्ट 3 इयर्स का हम लोग द लेटेस्ट बैलेंस शीट वुड डिपिक्ट वेदर द कंसर्न इज अंडर ओवर कैपिटलाइज, whether the borrowing raised are not out of the proportion to its paid up capital and reserve, how the current liability stand in relation to the current assets, whether block has been properly depreciated and has not been shown in an inflated value, ठीक है, whether any interlocking fund of the associate concern plow back to the profit। तो ये सब चीजें हम लोग क्या करते हैं हम लोग उसमें चेक करते हैं, किसमें, एनालिसिस ऑफ पास्ट वर्किंग रिजल्ट्स में। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होगा और उसका फिनांस कहाँ से आएगा, मीन्स क्या होगा। तो कहता है ए रियलिस्टिक असेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इज नेसेसरी टू डिटरमिन द सोर्स फॉर इट्स एबिलिटी एंड टू प्रॉपर्टी इवेल्युएट द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक, मान लीजिए कि कोई रियलिस्टिक असेसमेंट है प्रोजेक्ट कॉस्ट का, बहुत जरूरी है, किसके लिए, टू डिटरमाइन द सोर्स एंड इट्स एबिलिटी एंड properly evaluate the financial viability of the project। ठीक है, इट इज ऑब्वियस दैट द इंटायर एवल्यूशन, देखिए कोई भी एवल्यूशन, अगर इंटायर एवल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द प्रोजेक्ट डिपेंड अपॉन हैविंग द फेयरली गुड आइडिया ऑफ द व्हाट द प्रोजेक्ट इज लाइकली टू कॉस्ट व्हेन कंप्लीटेड। मान लीजिए आज 1 रुपये से हमने एसेस किया था, बाद में जाके 1.50 हो गया, ये असेसमेंट हमारा था कि इतना बढ़ के इन्फ्लेटेड हो सकता है। तो वो कहता है इट इज ऑल्सो डिजायरेबल टू प्रोवाइड सफिशिएंट कुशन इनटू कॉस्ट फॉर एनी इन्फ्लेशनरी इंक्रीज एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इम्प्लीमेंट। माने इन्फ्लेशन बढ़ गया तो कॉस्ट भी तो बढ़ा, तो उसके लिए एडिशनल प्रोविजन करना है आपको। ठीक है, आफ्टर द प्रोजेक्ट कॉस्ट हैज बीन एस्टिमेटेड, द नेक्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई द सोर्स। पहले तो प्रोजेक्ट कॉस्ट हमने एस्टिमेट कर लिया, फिर उसके बाद क्या सोर्स कहाँ से आएगा, सोर्स में अब कैपिटल कितना लगेगा, बैंक लोन कितना होगा, ये सब देखना पड़ेगा। द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस आर डेवलप्ड। देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में क्या क्या हो सकता है और सोर्स ऑफ फाइनेंस। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में लैंड आ सकता है, साइट डेवलपमेंट कितना आएगा, बिल्डिंग आएगा, एनी अदर एंड अदर सिविल वर्क्स आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी लगेगी, मिसलेनियस एसेट्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, प्रिलिमिनरी एंड प्री ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कंटिजेंसीज एंड वर्किंग कैपिटल मार्जिन, ये सब क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के पार्ट हो गया। सोर्स ऑफ फिनांस कहाँ कहाँ से हो सकता है, शेयर कैपिटल है, इक्विटी या प्रेफरेंशियल, रिजर्व एंड सरप्लस है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, इंटरनल कैश एक्रूरल्स है। ठीक है, टर्म लोन्स फ्रॉम एफआईआईज, टर्म लोन्स कैपिटल सब्सिडीज, टर्म लोन्स डेफर्ड टर्म लोन्स, ओन फंड्स यूएसए। तो ये सब कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड सोर्स ऑफ फिनांस है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में क्या क्या आ जाएगा, लैंड आ जाएगा, ठीक है, लैंड, साइट डेवलपमेंट, ठीक है, प्लस बिल्डिंग प्लस अदर वर्क्स, सिविल वर्क्स। ठीक है, इसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी हो जाएगा, मिसलेनियस एसेट्स हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हो जाएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है, प्रिलिमिनरी प्रॉपर्टी एक्सपेंस, कंटीजेंसी हो जाएगा,
एंड वर्किंग कैपिटल मार्जिन हो जाएगा। इतनी चीज हो गए आपके कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। सोर्स ऑफ फाइनेंस में आप शेयर इशू कर दीजिए, वहां से पैसे आएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस होगा, रिटेन अर्निंग्स होगा, इंटरनल कैश एक्रूअल्स होगा, टर्म लोन्स फ्रॉम एफआईआईस, टर्म लोन, कैपिटल सब्सिडी, डेफर्ड etc. अगर आप बिसाइड टेक्निकल स्टडी the processing officer has to verify the above items meticulously as technical appraisal examination is on technical angle while we have to verify each of the above heads on financial angle। ठीक है, हमको फाइनेंशियल एंगल से भी देखना है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हम लोग जो है दो पार्ट में ब्रॉडली डिवाइड करते हैं। पहला हार्ड कॉस्ट, दूसरा सॉफ्ट कॉस्ट। ठीक है, ये हार्ड कॉस्ट होता है, हार्ड कॉस्ट, दूसरा हो गया सॉफ्ट कॉस्ट। ठीक है, हार्ड कॉस्ट क्या क्या हो सकता है? हार्ड कॉस्ट रिप्रेजेंट कॉस्ट ऑफ टेंजिबल एसेट्स या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड मार्जिन ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड मार्जिन फॉर वर्किंग कैपिटल आर सॉफ्ट कॉस्ट। ठीक है, हार्ड कॉस्ट रिप्रेजेंट टेंजिबल एसेट्स एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड मार्जिन, ये जो होगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी या प्री ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या मार्जिन क्या होगा, ये सॉफ्ट कॉस्ट हो जाएगा। क्योंकि ये निकलेगा नहीं, एक बार अंदर गया तो फिर बाहर ही नहीं आएगा जल्दी, उसको फिर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो होता है लैंड एंड साइट डेवलपमेंट। लैंड एंड साइट डेवलपमेंट एडिक्वेसी। चलिए फ्रेंड्स, इसको आज यहीं छोड़ते हैं। ठीक है, वर्किंग कैपिटल लैंड एंड साइट डेवलपमेंट कल के चैप्टर में देखें। ओके फ्रेंड्स, तब तक आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताएं। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक यू।